हेलो बच्चों, कैसे हैं। सो मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त वापस आपके सामने हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ और एक नए ज्ञान के साथ। सो सीखेंगे हमारी इस क्लास में कि फिजिक्स क्या चीज़ है और कैसे इसे समझा जा सकता है। सो हम रटेंगे नहीं, हम यहाँ फिजिक्स पढ़ने नहीं आए, हम फिजिक्स सीखने आए। तो अगर आपने पूरी पुरानी वीडियोज नहीं देखी हो तो सबसे पहले जाइए और पुरानी वीडियोज को देखिए। चलिए आज का टॉपिक देखते हैं क्या है और हम क्या सीख सकते हैं। सो आज जो हम टॉपिक लेने जा रहे हैं वो है 12th के इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर फर्स्ट यूनिट फर्स्ट का अगला टॉपिक, जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और कूलाम फोर्स। कूलाम फोर्स आप इसे क्या कह सकते हैं, कूलाम फोर्स भी कहते हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कहते हैं। सो इसे डिस्कस करने से पहले आपको दो चीजों को ध्यान से समझना होगा। देखिए, हमने प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस में एक चीज पढ़ी, इफ टू लाइक चार्जेस आर नियर टू ईच अदर, अगर प्लस प्लस या फिर माइनस माइनस, इफ टू लाइक चार्जेस आर नियर टू ईच अदर देन दे विल रिपेल टू ईच अदर। व्हाट दे विल डू? दे विल रिपेल। एवरीबॉडी नो दिस इज द प्रॉपर्टी, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस। टू लाइक चार्जेस आर रिपेल एंड unlike charges are minus plus, unlike charges are attract, unlike charges are attract to each other and like charges are repel to each other. This is the basic property of charges. Now if the question is there that why, if I will ask you why two same charges, like charges are repel and unlike charges are attract, so with the question explain why like charges are repel and unlike charges are attract. So now see here, what is the answer of this question? Whatever in this universe that is called matter. Matter is collection of many small particles. In previous video we have discussed about it. Matters are made up of small particles. These small particles are called atom. Inside the atom there is a nucleus. Around the nucleus electrons are revolving. Yes or no? And an atom is neutral. An atom is neutral. We have seen in previous videos that we have discussed all about why atom, number of proton equal to number of electron and neutrons are already neutral. So the whole atom is neutral. That means what is the nature of normal neutral atom? They should be neutral. क्या होने चाहिए? वो neutral होने चाहिए. Everything in this universe is neutral. Now you have charged it by any process, by rubbing, by conduction, by induction, by any out of these three, any one way you have used to charge them. Now if you will charge a body positively, what is the meaning of positive charge? It have lose its electron. If you will bring another charge near it, what is the meaning of it? Just opposite charge, negative charge. What is the meaning of negative? Gaining of electron. If they will come near to each other, they will attract. Why they will attract? Because they want to neutralize each other and gain the natural condition. ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। क्यों करेंगे? ताकि ये जब अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को से जुड़ जाएं, ये चाहेंगे कि हम जुड़ जाएं और जुड़ने से क्या होगा? ये न्यूट्रल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? न्यूट्रल हो जाएंगे। और जब ये न्यूट्रल हो जाएंगे तो ये अपने ओरिजिनल क्या कर देंगे? ओरिजिनल जो इनका कंडीशन थी, ओरिजिनल प्रॉपर्टी थी न्यूट्रल रहने की, उसे गेन कर जाएंगे। और अगर आपने प्लस और प्लस रखे तो देखिए प्लस का क्या मतलब हुआ? लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसने भी लूज किया, इसने भी, तो ये एक दूसरे के को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। क्यों करेंगे रिपेल? बिकॉज इनके ये ऑलरेडी क्या कर चुके हैं? अपनी ओरिजिनल प्रॉपर्टी को गेन तो नहीं कर सकते ये, तो इसलिए ये एक दूसरे को क्या करता है? रिपेल। और लाइक अनलाइक चार्ज एक दूसरे को क्या करता है? अट्रैक्ट। क्यों करता है अट्रैक्ट? बिकॉज वो अपनी ओरिजिनल कंडीशन को गेन करना चाहते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट है ये कि ये क्यों अट्रैक्ट करते हैं और क्यों रिपेल करते हैं। नंबर सेकंड पॉइंट आपको डिस्कस करना होगा, पॉइंट चार्ज। In whole chapter, in every derivation there is written point charge. Now what is point charge? See here, if the size of charges, इनके size जो, if the size of charge is very small, suppose two charges are kept near to each other, they will repel. If their size is very small in comparing of their separation, when the size of two charges is very small in comparing of separation between them, then the charges are called point size charges. For example, suppose the radius of this sphere is r equal to 1 mm and this sphere also 1 mm
and they are separated by 5 meter. They are separated by distance 5 meter. So their radii is, their size is very small in comparing of their separation. So these two charges are called point size charges. So what are point size charges? If the size of charges is very small in comparing of their separation, then the charges are called point size charges. Clear? So these two. After that, now we will come in our original topic, electrostatic force or Coulomb force. This force is given by scientist Coulomb. Due to that reason, it is also called Coulomb force. So what was Coulomb force? According to Coulomb, when 2 point size charges Q1, Q2, किस साइज के होने चाहिए? पॉइंट साइज. अभी एक्सप्लेन किया व्हाट इज पॉइंट साइज. आर सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस. When two point size charges are separated by some distance r, then if they are same sign, they will repel. If they are opposite sign, they will attract. If they are like charges, they will repel. If they are unlike charges, they will attract. And during repulsion and attraction, there will be a force between them. अभी मेरा लेफ्ट हैंड राइट हैंड को रिपल करेगा तो किन के बीच में क्या लग रहा है? फोर्स. अगर लेफ्ट हैंड राइट हैंड को अट्रैक्ट करेगा तब भी इनके बीच में क्या होगा? फोर्स. उसी फोर्स को निकालना है हमने, और उसे किसने निकाला? Coulomb. क्या कहा उसने? द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस डायरेक्टली डिपेंड ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस. डायरेक्टली डिपेंड ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस. इक्वेशन मैग्नीट्यूड मतलब मान लो दो चार्जेस हैं, +2 कूलम -3 कूलम. सो एफ डायरेक्टली किसके होगा? 6 के. -6 के नहीं होगा, आपको साइन नहीं देखना है. मैग्नीट्यूड का मॉड का मतलब होता है ओनली वैल्यू, नॉट साइन. सो डायरेक्टली डिपेंड ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली डिपेंड ऑन द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम. स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम. सो from these two, from 1 and 2, what we'll get? F directly depend on Q1, Q2 upon R square. Q1, Q2 upon R square. Now, there are two conditions. First condition number first. If the charges Q1 and Q2 are separated and between them there is vacuum, उनके बीच में क्या हो? वैक्यूम. वैक्यूम मतलब कुछ भी नहीं हो, कोई भी चीज ना हो उनके बीच में, वो सेपरेटेड हो हवा में, ऐसे वैक्यूम में. क्लियर? इफ दे आर सेपरेटेड बाय वैक्यूम, देन इन दैट केस फोर्स यही होगा F डायरेक्टली इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. जब आप इसे ओपन करेंगे, देयर शुड बी ए कांस्टेंट. प्रोपोर्शनैलिटी जब हटती है तो एक कांस्टेंट आता है. यहां पर वो कांस्टेंट कितना होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. हियर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या चीज है? एक कांस्टेंट है. सर अगर ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट तो फिक्स होता है. बिल्कुल. इसकी वैल्यू कितनी होती है? 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. कितनी होती है? 9 × 10⁹. फिक्स कांस्टेंट है. यहां पर इस कांस्टेंट, अगर इस कांस्टेंट की बात करते हैं, इस कांस्टेंट 1 के बारे में सारे लोग जानते हैं, नंबर है. 4 के बारे में भी सारे लोग जानते हैं, पाई के बारे में. एप्सिलॉन, ये देखिए आप, ई नॉट, ठीक है, इसे बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट. ई नॉट भी आप कह सकते हैं इसे एप्सिलॉन. ये कहलाती है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. क्या कहलाती है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. इसकी वैल्यू भी फिक्स होती है. कितनी होती है? 8.85 × 10⁻12. कितनी होती है? 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर. इसकी जस्ट उल्टी. क्लियर? कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर. दिस इज द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन. दीज ऑल आर कांस्टेंट. इसे क्या बोलते हैं? परमिटिविटी. क्या बोलते हैं? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. ये फ्री स्पेस की परमिटिविटी है, वो फिक्स रहेगी. क्लियर? नंबर 2. कंडीशन नंबर सेकंड. इफ बिटवीन द चार्जेस, जो चार्जेस है Q1 Q2, इफ बिटवीन द चार्जेस देयर इज सम मीडियम. विच टाइप ऑफ मीडियम? डाई इलेक्ट्रिक मीडियम. अगर उनके बीच में कैसा मीडियम हो? डाइलेक्ट्रिक मीडियम. कैसा मीडियम हो? डाई इलेक्ट्रिक मीडियम. सर अब क्वेश्चन बनता है व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक? भाई डाइलेक्ट्रिक क्या है?
देखिए डाइलेक्ट्रिक मीडियम एक ऐसा मीडियम होता है जो कि नॉन कंडक्टिंग है, मतलब वो फ्लो नहीं कर सकता, चार्जेस को फ्लो नहीं करा सकता, करंट फ्लो नहीं हो सकती। दी डाइलेक्ट्रिक मीडियम्स आर नॉन कंडक्टिंग मीडियम व्हेन दे केप्ट इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। आप जब उन्हें इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, हम कहां रख देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं। अगर आप उन्हें क्या रख देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे डाइलेक्ट्रिक को, तो क्या होगा, देखिए डाइलेक्ट्रिक मीडियम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए तो उनके सरफेसेस पे क्या डेवलप हो जाता है, चार्ज आ जाता है, लेकिन दे आर नॉन कंडक्टिंग। सो व्हाट आर डाइलेक्ट्रिक, दोज नॉन कंडक्टिंग मीडियम व्हेन दे केप्ट इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड सम चार्ज इज अपीयर ऑन देयर सरफेस, तो उनके सरफेस पे चार्ज अपीयर हो जाएगा, लेकिन वो कंडक्टिंग नहीं होंगे, मतलब वो फ्लो नहीं कर पाएंगे उस चार्ज को, केवल उनके सरफेस पे ये चार्ज प्रेजेंट, उसे बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक। सो अगर चार्जेस के बीच में कैसा मीडियम रख दिया जाए, डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख दिया जाए, कैसा मीडियम रख दिया जाए, डाइलेक्ट्रिक, तो तब क्या होगा, एफ फॉर्मूला वही होगा Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। जब आप इसे ओपन करेंगे तो अब फिर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा, क्या आएगा प्रोपोर्शनलिटी यहाँ पे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, क्या आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। तो इस वैक्यूम के साथ एप्सिलॉन आए, यहाँ पर क्या आएगा एप्सिलॉन नॉट के साथ के जो है इसे बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, क्या बोलते हैं इसे, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ये परमिटिविटी, परमिट करना, वो क्या करता है, परमिट करता, तो ये से बोलता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। क्लियर। अब देखिए वैक्यूम वाले में के नहीं आ रहा, तो इसका क्या मतलब हुआ, फॉर वैक्यूम, यहां पर के नहीं आ रहा, मीडियम डालने पे के आ रहा ना, वैक्यूम पे के नहीं आ रहा, इसका मतलब फॉर वैक्यूम के कितना होना चाहिए, 1। सो दिस इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर वैक्यूम। क्लियर। सो वैक्यूम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है, 1। अब बात करते हैं, सपोज दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। सो करेंगे इक्वेशन, इसको एक काम करते हैं, जो डाइलेक्ट्रिक वाले मीडियम में है इसे हम क्या कर लेते हैं, एफ डैश कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, फॉर डाई इलेक्ट्रिक मीडियम, फॉर डाइलेक्ट्रिक मीडियम एफ इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, एफ डैश कर लिया इसको हमने। अब इसको गौर से देखेंगे तो ये टर्म देखिए पूरा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये कौन है, वैक्यूम है। तो एफ डाइलेक्ट्रिक, एफ डाइलेक्ट्रिक जिसे एफ डैश कहे, इक्वल टू क्या होगा, एफ वैक्यूम अपॉन क्या बच रहा, के, एफ वैक्यूम अपॉन के। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस विल डिक्रीज व्हेन डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन देम। क्लियर। भाई वैक्यूम को के से डिवाइड करके, वैक्यूम वाले फोर्स को के से डिवाइड करके डाइलेक्ट्रिक, इसका मतलब डाइलेक्ट्रिक मीडियम आने पर फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। दैट मीन्स डाइलेक्ट्रिक मीडियम कैसा मीडियम हुआ, एक ऐसा मीडियम जो कि फोर्सेस बिटवीन द टू चार्जेस को अलाउ नहीं करेगा, उन्हें कहेगा देखो कैसे ये लग रहे हैं, तो उन्हें कम करने की कोशिश करेगा। सो द वैल्यू ऑफ फोर्स इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम विल डिक्रीज, द वैल्यू ऑफ फोर्स फॉर इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम विल decrease. So when you will introduce dielectric medium, the value of force will decrease. Is it clear? So this formula is called Coulomb force between two charges, 2 point side charges. Clear? Now this is the first question. Question पूछेगा बोर्ड की, what will be the effect on Coulomb force when dielectric medium is introduced between the two charges? The force value will decrease. The force value will decrease. Now suppose these are the two charges, similarly Q1, Q2 separated by distance r, these should be point side charges. The force between them F equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon r square for vacuum. This is for vacuum, and for dielectric 1 upon 4 pi epsilon naught K Q1 Q2 upon r square for dielectric, non-conducting medium, dielectric. Now from here
if you will see from this statement, F directly depend Q1, Q2. This is the statement also. So when you will draw the graph between F and mod Q1, Q2, Q1 and Q2 डायरेक्टली डिपेंड ऑन F पे डायरेक्टली डिपेंडेंसी है इनकी। अगर इनकी डायरेक्टली डिपेंडेंसी है तो जैसे Q1 Q2 बढ़ेगा F की वैल्यू भी बढ़ेगी। इट विल बिकम ए स्ट्रेट लाइन, इट विल बी ए स्ट्रेट लाइन। नंबर सेकंड F डायरेक्टली डिपेंड ऑन 1/r², डायरेक्टली डिपेंड ऑन 1/r² पे डिपेंड कर। तो अगर आप ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं किसके बीच में, F एंड R, सो F और R को अगर आप देखें तो F इनवर्सली डिपेंड करता है R पर, ठीक है। तो R बढ़ेगा तो F कम होना चाहिए, वो भी स्क्वायर टर्म है। तो कैसा ग्राफ आता है, कर्व्ड ग्राफ आएगा। आप चेक कर सकते हैं इस ग्राफ को बना के। R की डिफरेंट वैल्यूज रखेंगे आप। फॉर एग्जांपल ये ग्राफ कैसा है, ये F है, ये R ले लेते हैं और ये F। मान लो R1 है, F कितना आया 1, R2 है, F कितना आया 1/4, R3F कितना है 1/9। तो 1 ये 1 हो गया, 1/4 कितना हुआ 0.25, 1/9 कितना हुआ 0.1, तो डिवाइड करेंगे तो कितना 0.11, इस तरह से। तो वैल्यूज क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है ना। देखो ये बढ़ रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। सो दिस टाइप ऑफ ग्राफ यू विल गेट। नंबर थर्ड, इफ यू विल ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन F and 1/r², 1/r², then what will be the graph? See here, F directly depend on 1/r², तो 1/r² पूरा टर्म आ गया। अब पूरा टर्म आ गया, अगर ये टर्म बढ़ेगा तो F भी बढ़ेगा और घटेगा तो F भी घटेगा, लेकिन ये मॉड वैल्यू तो नहीं है। तो अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, लेकिन ये किस पे डिपेंड करता है, चार्जेस पे। तो अगर वो पॉजिटिव है तो कहां को आएगा, ऊपर को, और अगर वो नेगेटिव है तो कहां को आएगा, नीचे को। क्लियर। जैसे फॉर एग्जांपल +2 +2, तो Q1 Q2 कितना हो गया +4, -2 -2, Q1 Q2 कितना हो गया +4, 1 तो पॉजिटिव। एक मान लो -2 +2 कितना हो गया Q1 Q2 -4, नेगेटिव आ गया ना। सो नेगेटिव कब आएगा, जब एक प्लस होगा एक माइनस, और जब एक प्लस होगा एक माइनस होगा तो कौन सा फोर्स होगा, अट्रैक्शन। तो नीचे वाला किसके लिए होगा, अट्रैक्शन के लिए, और प्लस वाला किसके लिए होगा, रिपल्सन। क्योंकि प्लस तभी आ रहा है जब दोनों या तो माइनस हो या प्लस हो, और सेम लाइक चार्जेस में क्या होता है, हमेशा रिपल्सन होता है। सो दिस इज द ग्राफ फ्रॉम हियर, यू विल गेट दिस ग्राफ इन बोर्ड फॉर 1 मार्क्स। इज दिस ग्राफ इज क्लियर फॉर ऑल, इज इट क्लियर। देखिए अगर दोनों चार्जेस Q1 और Q1 प्लस हो, Q2 भी प्लस हो तो प्लस आएगा, Q1 माइनस हो, Q2 भी माइनस हो तो भी प्लस आएगा। मतलब चार्ज अगर सेम हो तो रिपल्सन होगा और फोर्स प्लस में आएगा उसमें, अट्रैक्शन। तो ऊपर को रिपल्सन और नीचे को क्या दिखाया जाएगा, अट्रैक्शन दिखाया जाएगा। इट इज क्लियर नाउ। ये है ग्राफ इसके। अब बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा, द पॉइंट force between two charges 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2/r². Clear? This is for vacuum, and F dash equal to 1/4 pi epsilon naught K Q1 Q2/r². This is for dielectric. अब यहां पर एक क्वेश्चन बनता है, राइट द फैक्टर्स। क्वेश्चन है राइट फैक्टर्स on which Coulomb force depend, right? The factors on which Coulomb force depend, वो फैक्टर लिखे जिन पर Coulomb force डिपेंड करता है। क्लियर। फैक्टर्स तो पता है आपको, किस किस पर डिपेंड करता है, चार्ज पे करता है, इनवर्सिटी उनके सेपरेशन पे करता है, साथ में किस पर करता है, मीडियम पर। किस पर करता है, मीडियम। तो Coulomb force एक ऐसा फोर्स है जो किस पर डिपेंड करता है, मीडियम, डिपेंड ऑन मीडियम। तो ये इंपोर्टेंट है, किस पे, चार्जेस पे, प्रोडक्ट पे करता है, रेडियस सेपरेशन बिटवीन देम आर पर करता है, और किस पे डिपेंड करता है, मीडियम पे। मीडियम के बदलने से बदल जा रहा है, तो इसका मतलब ये किस पे डिपेंड करता है, मीडियम पे। और जो फोर्सेस मीडियम पे डिपेंड करते हैं वो यूनिवर्सल फोर्स नहीं होते। इसका मतलब Coulomb फोर्स यूनिवर्सल फोर्स नहीं होता है। इस Coulomb फोर्स इज यूनिवर्सल फोर्स, नो, बिकॉज इट डिपेंड ऑन मीडियम।
इट डिपेंड ऑन मीडियम। ये किस पे डिपेंड करता है? मीडियम पे डिपेंड करता है, इसलिए ये क्या नहीं है, क्या नहीं है, ये एक यूनिवर्सल फोर्स नहीं है। कूलाम फोर्स एक यूनिवर्सल फोर्स नहीं है, बिकॉज इट डिपेंड ऑन मीडियम, डिपेंड ऑन मीडियम। नाउ अगर बात करूं मैं आपसे, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बिटवीन टू चार्जेस Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर फॉर वैक्यूम एंड F डैश इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 R स्क्वायर फॉर डाइलेक्ट्रिक। आप इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, ये 1 कर लेते हैं, ये 2 कर लेते हैं, तो क्या कर दीजिए 2/1 क्या आ जाएगा F डैश अपॉन F 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर साथ में K। तो दिस विल कैंसिल आउट, गुड। सो F डैश अपॉन F इक्वल टू कितना आ गया K, ऊपर चला जाएगा, आया तो कितना आ गया F डैश अपॉन F इक्वल टू K आया। F डैश क्या है? F डाइलेक्ट्रिक है, F डैश को डाइलेक्ट्रिक अपॉन F वैक्यूम इक्वल टू K। सो क्वेश्चन आएगा व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, क्या है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट? इट इज, क्या है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट? इट इज द रेशियो ऑफ force between two charges in dielectric medium, force between two charges in dielectric medium to force between same charges in vacuum separated by same distance in both condition। दोनों कंडीशन में क्या होनी चाहिए? सेपरेट होनी चाहिए, सेम। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज द रेशियो फोर्स बिटवीन टू चार्ज इन डाइलेक्ट्रिक अपॉन फोर्स बिटवीन सेम चार्जेस इन वैक्यूम। तो इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को और एक टर्म में लिखा जाता है E इंटू आर, इसे बोलते हैं रिलेटिव परमेबिलिटी। क्या बोलते हैं? इस K को ऐसे भी लिखते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। क्या बोलते हैं? रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। क्या बोलते हैं इसे? डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं, या फिर बोल सकते हैं रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो इसकी भी डेफिनेशन आपकी यही होगी। इज इट क्लियर? सो ये था कूलाम फोर्स जो कि हमने डिस्कस किया और इसके बारे में चेक किया। अब बात करते हैं कुछ चीजों की। देखिए कुछ पॉइंट आपने याद रखे होंगे। फॉर वैक्यूम, वैक्यूम के लिए K कितना होता है अभी हमने डिस्कस किया 1। फॉर वाटर, वाटर का जो K होता है वो कितना होता है 80। फॉर कंडक्टर K कितना होता है? इन्फिनिटी। कितना होता है? इन्फिनिटी। ये तीन आप याद रख लीजिए, ये आपके काम के हैं, इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। डिफरेंट मीडियम की डिफरेंट होती है, क्वेश्चन जब आता है तो गिवन होता है, लेकिन इन तीनों के लिए जो क्वेश्चन आएगा तो इनकी वैल्यूज आपको गिवन नहीं होंगी। आपको ध्यान रखना होगा K के लिए 1, वाटर के लिए 80 या 81, कुछ लोग 81 भी कहते हैं, 81 भी दिया हुआ है कुछ बुक्स में, और या फिर और कंडक्टर की बात करें तो कितना होगा? इन्फिनिटी। कितना होगा? इन्फिनिटी। चलिए अब बात करते हैं कूलाम फोर्स के लिमिटेशन। लिमिटेशन ऑफ कूलाम फोर्स, कूलाम फोर्स, लिमिटेशन ऑफ कूलाम फोर्स, ड्रॉबैक्स ऑफ कूलाम फोर्स। यस और नो? लिमिटेशन मतलब कमियां, क्या क्या कमी थी कूलाम फोर्स में, चलिए चेक करते हैं। नंबर फर्स्ट, कूलाम फोर्स इज एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट साइज चार्जेस। केवल किसके लिए एप्लीकेबल है? पॉइंट साइज चार्जेस के लिए। मतलब चार्जेस ऐसे होने चाहिए जिनका साइज उससे क्या हो? छोटा हो, सेपरेशन से क्या हो? बहुत छोटा हो। लीनियर चार्जेस के लिए एप्लीकेबल नहीं है, लीनियर चार्जेस के लिए एप्लीकेबल नहीं है। नंबर 7, इट इज नॉट यूनिवर्सल लॉ। ये क्या नहीं है? यूनिवर्सल लॉ नहीं है। इट इज नॉट यूनिवर्सल लॉ। क्यों नहीं है यूनिवर्सल लॉ? मैंने अभी आपको बताया F डैश जो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K
Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होता है। वैक्यूम के लिए K1 हो जाता है, वाटर के लिए अभी बताया 80 हो जाता है, डायरेक्ट के लिए फिर तो मीडियम बदलने से K बदलेगा, मीडियम बदलने से क्या बदल जाएगा K, और K के बदलने से क्या बदलेगा F। तो F हर जगह सेम नहीं हो सकता है, इसलिए ये क्या नहीं है, यूनिवर्सल लॉ नहीं है। यस और नंबर थर्ड, इट डिपेंड ऑन मीडियम। ये किस पे डिपेंड करता है, मीडियम पे। अभी हमने डिस्कस किया यूनिवर्सल नहीं है, का भी कारण वही है। और थर्ड आप लिख सकते हैं कि ये मीडियम पे डिपेंड करता है। यस और नाउ बिलो 10 to the power -15 मीटर ये काम नहीं करता है, मतलब शॉर्ट रेंज पर, फॉर शॉर्ट रेंज अगर आर शॉर्ट है, बहुत छोटा है, तो ये काम नहीं करता है। इस वहां शॉर्ट रेंज पर कौन सा फोर्स काम करता है, न्यूक्लियर फोर्स। कौन सा फोर्स काम करता है, न्यूक्लियर फोर्स। तो ये एक शॉर्ट रेंज फोर्स नहीं है, इट इज नॉट ए शॉर्ट रेंज फोर्स। तो ये एक शॉर्ट रेंज फोर्स नहीं है, ठीक है। और नंबर दूसरा, ये लार्ज डिस्टेंस, बहुत ज्यादा लार्ज डिस्टेंस पर भी काम नहीं करता है, और बहुत छोटे डिस्टेंस पर भी न्यूक्लियाई के साइज के जो एटम का साइज है उस पर भी ये काम नहीं करता। वहां कौन सा फोर्स काम करता है, न्यूक्लियर फोर्स काम करता है। इज इट क्लियर? तो दीज आर द ड्रॉबैक्स ऑफ कूलॉम फोर्स। ये कूलॉम फोर्स क्या है, ड्रॉबैक है। बात करते हैं भाई कूलॉम फोर्स F इक्वल टू कितना होता है, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर फॉर वैक्यूम, and for dielectric it is 1/4πε0 Q1 Q2 के साथ में आ जाएगा अपॉन आर स्क्वायर फॉर डाइलेक्ट्रिक। दिस नाउ कूलॉम ने ये फोर्स किससे पता लगाया, कुछ तो ऐसा होगा जिससे इस फोर्स का पता लगाया। भाई हमारे पास ऐसा तो नहीं है कि हम देख के कह सकते हैं कि भाई इतना फोर्स इनके बीच में काम कर रहा होगा। हाउ वी विल जज? तो कूलॉम ने जो डिवाइस यूज की थी, डिवाइस यूज फॉर कूलॉम फोर्स इज टॉर्सन बैलेंस। क्या नाम था उसका, टॉर्सन बैलेंस। तो क्वेश्चन आता है एक मार्क्स का, बहुत इंपोर्टेंट है, TORSION, टॉर्सन बैलेंस। बाय विच डिवाइस वी मेजर द कूलॉम फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। वी मेजर द कूलॉम और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाय टॉर्सन बैलेंस। किससे मेजर करते हैं भाई, बाय टॉर्सन बैलेंस। किससे मेजर करते हैं, बाय टॉर्सन बैलेंस। अब ये टॉर्सन बैलेंस कैसा होता है, देखिए थोड़ा बहुत मैं आपको दिखा दे रहा हूं। इस तरह से ग्लास का केज होता है, ग्लास केज होता है जिस पर कि क्या लगा रहता है, एक टॉर्सन हेड होता है, और टॉर्सन हेड से क्या जुड़ा रहता है, टॉर्सन फाइबर, टॉर्सन फाइबर जुड़ा होता है। क्या जुड़ा होता है, टॉर्सन फाइबर, और इसे बोलते हैं टॉर्सन हेड। टॉर्सन हेड से क्या जुड़ा होता है, टॉर्सन फाइबर। और टॉर्सन फाइबर के नीचे दो बॉल्स होते हैं, एक लार्ज एक स्मॉल, ब्रास स्पेयर। इसके होते हैं ब्रास के स्पेयर्स होते हैं बड़े, और यहां पर एक टाइनी होल होता है जिसके थ्रू क्या करते हैं, देखिए ध्यान से। और ये किससे जुड़ा होता है, एक स्केल से। यहां क्या होता है, एक स्केल होता है। क्या होता है, एक स्केल होता है। ध्यान से देखिए, एक ग्लास केज होता है जिस पर कि टॉर्सन हेड होता है, टॉर्सन हेड से क्या जुड़ा होता है, टॉर्सन फाइबर। टॉर्सन फाइबर किसे कहते हैं, जैसे एक फाइबर है, एक डोरी है, अगर आप उस डोरी को ऐसे घुमाओगे तो उसमें ऊपर गांठा आ जाती है। जब वो फोर्स आप हटा दोगे तो वो रिकॉल करता है, लेकिन टॉर्सन जो फाइबर है ये ऐसा नहीं करता है। तो टॉर्सन फाइबर है, फाइबर ऐसा नहीं करते हैं। तो ये है, इससे टॉर्सन फाइबर से क्या जुड़े हुए हैं, दो मेटेलिक ब्रास के स्पेयर है, एक लार्ज है, स्मॉल है। इस होल से एक और स्पेयर को, कंडक्टिंग स्पेयर को इसके कॉन्टेक्ट में रखा जाता है। क्लियर? अब क्या करते हैं, इसे बाहर निकालते हैं और इस स्पेयर को बाय रबिंग या बाय एनी अदर मेथड क्या कर दिया जाता है, चार्ज। तो इसे रब करेंगे, इस स्पेयर को रब करके चार्ज कर देंगे। चार्ज करने के बाद इसे इंट्रोड्यूस कर देंगे इसके अंदर। जब इसे इसके अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे तो ये क्या करेगा, इसे टच करेगा। मान लीजिए इस पर कैसा चार्ज प्रोड्यूस हुआ, प्लस, बाय रबिंग। इस स्पेयर को रब किया गया, क्या किया गया, रब किया गया। रब करने से इस पर कैसा चार्ज आ गया, प्लस। इसे इसके अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया। जब इस पर प्लस था तो इस पर क्या आ गया, प्लस। जब इस पर प्लस आया तो ये क्या करेंगे, रिपल करेंगे। टच कर रखा है ना, टच करने में कौन सी मेथड होगी, कंडक्शन मेथड। जो चार्ज इस पर होगा वही इस पर भी हो जाएगा।
जब इस पर प्लस था तो इस पर भी क्या हो गया प्लस, तो प्लस होगा तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे रिपेल करेंगे। और ये जो स्फीयर है घूमेगा, जब ये स्फीयर घूमेगा तो यहां से हम इसका क्या मेजर करेंगे, एंगल मेजर करेंगे। क्लियर? और स्केल में पढ़ लेंगे रीडिंग कितना घूमा, समझ आ रहा? तो उसे नोट कर लेंगे कि कितने का इसमें एंगल भाई डिफ्लेक्शन आया, टॉर्सन जो फाइबर है इसमें कितने का डिफ्लेक्शन आया, नोट कर लिया और स्केल पे उसकी वैल्यू को मेजर कर लिया कितना दूर हो गया। फिर क्या करेंगे, इसे बाहर निकाल के इसे टच करेंगे, पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन इस स्फीयर को टच करेंगे, उसके बाद बाहर निकाल के किसी और अनचार्ज स्फीयर से टच किया। तो टच करने में कौन सी मेथड होगी, यहाँ बाहर भी कंडक्शन लगेगी। कंडक्शन लगने से अगर ये सेम साइज का होगा, इसी के साइज का होगा, तो आधा चार्ज इस पर चला जाएगा, आधा चार्ज इस पर, तो इसका चार्ज कम हो जाएगा। मान लो पहले Q था तो अब क्या होगा Q/2। दोबारा इसे यहां डालेंगे, दोबारा ये इसे रिपेल करेगा, तो फिर देखेंगे कि चार्ज कम होने से जो डिफ्लेक्शन है वो कम हुआ या ज्यादा। तो उससे उसने पता लगाया कि वो मास चार्जेस और उनके बीच की डिस्टेंस पर कैसे डिपेंड कर रहा है। इज इट क्लियर? तो इस बैलेंस को क्या बोलते हैं, टॉर्सन बैलेंस। तो किससे मेजर किया जाता है कूलाम्ब फोर्स? कूलाम्ब फोर्स इज मेजर्ड बाय ए डिवाइस कॉल्ड टॉर्सन बैलेंस। क्या बोलते हैं उसे? टॉर्सन बैलेंस, दैट इज कॉल्ड टॉर्सन बैलेंस। नाउ अब आप देखिए कूलाम्ब फोर्स F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r²। हियर वी विल नॉट पुट द साइन, हमको यहाँ साइन नहीं पुट करने, केवल मैग्नीट्यूड करना। लेकिन अगर ये दोनों क्या हो गए, Q1 भी प्लस हुआ और Q2 भी प्लस हुआ, तो ये क्या करेंगे रिपेल, तो हम यहां पर लिखेंगे रिपेल। और अगर ये पॉजिटिव है, Q1 माइनस हुआ और Q2 प्लस हुआ, तो एक दूसरे को क्या करेंगे अट्रैक्ट, तो हम यहां लिखेंगे अट्रैक्ट। तो नेचर रिपल्सन है या अट्रैक्शन है, ये हमको शो करना पड़ेगा लिख कर कि वो अट्रैक्टिव है, नेचर का है रिपल्सिव, यहां हम उसका साइन पुट नहीं करेंगे। इज इट क्लियर? तो ये है कूलाम्ब लॉ, कूलाम्ब फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जिसे कहा जाता है। तो ये दो चार्जेस के बीच में निकाला जाता है, दो चार्जेस के बीच में हमेशा एक फोर्स काम करता है, क्योंकि वो अपने ओरिजिनल कंडीशन को ऑक्यूपाई करना चाहते हैं। नॉर्मली वो न्यूट्रल होते हैं, हम उन्हें जब चार्ज करते हैं और एक दूसरे चार्ज को उसके नजदीक लाते हैं, या तो वो रिपेल करता है या वो अट्रैक्ट करता है। क्लियर? तो उनके बीच में एक फोर्स काम करता है, वो फोर्स कहलाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम, एंड इट वाज डिस्कवर्ड बाय कूलाम्ब, इसलिए उसे कौन सा फोर्स बोलते हैं, कूलाम्ब फोर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? कूलाम्ब फोर्स भी उसे बोला जाता है। क्लियर? तो कूलाम्ब फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। तो अब बात करते हैं कूलाम्ब फोर्स से हमारे पास एक चीज और निकाली जाती है। देखिए कूलाम्ब फोर्स है, दिस इज द कूलाम्ब फोर्स। नाउ व्हाट इज 1 कूलाम्ब? एक कूलाम्ब क्या है? चार्ज एक कूलाम्ब कब होगा? देखिए इफ Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू 1 कूलाम्ब हो जाए, F क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 into 1, एंड R भी क्या हो जाएगा 1 मीटर, तो 1 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा F 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, और इसकी वैल्यू तो 9 into 10 का 9 न्यूटन हो गया। सो चार्जेस when two charges are separated by distance 1 meter from each other, when two charges are separated by distance 1 meter to each other, and the force between them is 9 into 10 to the power 9, and the Coulomb force between them is 9 into 10 to the power 9, then the charges are called 1 Coulomb. तब वो चार्जेस कितने कहलाएंगे 1 Coulomb। when two charges are separated by distance 1 meter and force between them is 9 into 10 to the power 9, then we can say that the charges are 1 Coulomb. So 1 Coulomb are two charges which are separated by 1 meter and the force between them is 9 into 10 to the power 9 Newton. Is it clear? So this is called definition of 1 Coulomb. This is the definition of 1 Coulomb. Clear? So many questions are there from which, so in next lecture we will discuss about this all numericals. Yes or no? Next lecture we will discuss about numerical of Coulomb's law. So thank you, and I hope that you learn something from, go through my channel, and please share it with your friends, like it, share it, and be happy, stay at home. So I hope that you will be and you will save like this. Thank you. फिर मिलेंगे कल एक नए थॉट के साथ, एक नए ज्ञान के साथ।